हे गाइस, दिस इज आदित्य नायक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने मैथ्स का जो सर्कल चैप्टर था उसका थियोरी कंप्लीट कर लिया था और मैंने बताया था कि इसके नेक्स्ट वीडियो में सर्कल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन आई एम सॉरी वो थोड़ा डिले करेंगे उसको। तो इस चैनल पर जो मैं मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला था दैट इज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उसी पे आप फोकस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने केमिस्ट्री का 2 चैप्टर खत्म कर लिया है, पहले 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 1, और फिजिक्स का भी चैप्टर 1 जो था जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसको भी निपटा दिया है। तो इसी हिसाब से हम फिजिक्स के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, दैट इज़ ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड, और उसको बाद में पढ़ेंगे। अब हम एक छोटा सा चैप्टर जो कि बहुत ही ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के हिसाब से, तो उसी चैप्टर को आज पढ़ेंगे। तो इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा और सेकेंड पार्ट में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आता है। 50-50 चांसेस है, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और मैं ट्राई करूँगा कि इसको सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं इसको बहुत ईजी वे में आपको समझा दूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला टॉपिक है दैट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज है एक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज जो चीज़ है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का। वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नहीं पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्यू जो है चार्ज है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू का फॉर्मूला है एन इंटू ई। एन जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो क्यू इज इक्वल टू एन ई है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले से आया है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? ये जो टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। आप अगर 12th में 10th के बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 आई गेस, तो उसी में आप पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उसको अभी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस Q इज इक्वल टू एन एक फॉर्मूला है, आप उसको याद रख लीजिए। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहता है तो हम उसके साथ इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि चार्ज कितना है उसके ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन का बता रहा हूँ, वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये बोलोगे कूलम्स क्या है? जो कूलम है वो चार्ज का यूनिट है। जैसे हमारा स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वेट का है न्यूटन्स, या फिर मास का है किलोग्राम। उसी प्रकार चार्ज के लिए भी एक यूनिट है, वो है कूलम। उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, स्पेलिंग है COULOM, ठीक है। फिर चलते हैं, और जो चार्ज है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर हमारे मेन टॉपिक पे आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसके अलावा बहुत सारे डेफिनेशन है आपके बुक में, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिंपली ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी क्यू अपॉन टी। टी है टाइम, क्यू है चार्ज, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ऊपर में पढ़ा कि क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो इसीलिए आई का और एक फॉर्मूला निकल जाता है दैट इज एन ई अपॉन टी। तो क्यू की जगह मैंने एन ई सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको ये तो 10th क्लास के हिसाब से, अगर आप फर्दर स्टडी करोगे साइंस तो आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी ऐसे लिख सकते हो। ये डेल क्यू क्या है? डेल का मतलब है रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डेल क्यू अपॉन डेल टी। फिलहाल इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। और फिर उसको अगर फर्दर क्यू को मतलब एन ई के फॉर्म में, क्वांटाइजेशन चार्ज के फॉर्म में लिखते हैं तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट है एम्पियर, ठीक है। एक एम्पियर एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आया एम्पियर, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? हमें कैसे पता चला कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब सपोज ये एक वायर है यानी कंडक्टर है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है मान लेते हैं।
और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में जा रहा है तो करंट साउथ में जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट में जा रहा है तो करंट वेस्ट में जाएगा, ठीक है। तो आइदर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन से, या फिर सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन जाते हैं, तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन वही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट्स, मैं सिंपली यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया आई, आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, यानी कि एक ऐसा पाथ, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो कि क्लोज्ड हो, और मतलब एक ही पॉइंट से जाके उसी पॉइंट में एंड हो जाता होगा, मतलब कोई गैप उसमें ना हो, तो एक क्लोज पाथ उसको बोलते हैं। तो क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे स्विच जो होता है वो ऑन नहीं होता है, ऑफ होता है, ठीक है। और दूसरा है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट यानी स्विच उसमें ऑन होता है और जो पाथ होता है रास्ता वो पूरा क्लोज होता है। आप घर में देखे होंगे स्विचेस होते हैं, तो स्विचेस को जब आप ऑफ कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जो सपोज मैं फैन का स्विच ऑफ कर दिया तो फैन चलना बंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि फैन के पास और करंट पहुंचता नहीं, यानी कि फैन को लेकर वोल्टेज या फिर करंट तक जो क्लोज्ड पाथ था उसको स्विच ऑफ करते ही वो क्लोज्ड पाथ क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए वो सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं करता और फैन हमारा बंद हो जाता है। और हाँ, मैं यहाँ पे भूल गया, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है करंट का दो टाइप्स होता है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट नहीं, स्टैटिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका दो टाइप है, पहला है स्टैटिक करंट, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो स्टैटिक करंट जो है वो स्टैटिक करंट क्या है? स्टैटिक करंट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट, मतलब जब भी चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, जब भी वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी स्टेट पे हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारे चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है दैट डील्स विद द चार्जेस एट मोशन, यानी कि चार्जेस जब भी मूवमेंट कर रहे हैं तभी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहीं से आया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब भी फ्लो करेंगे तभी तो उनके बीच में कुछ मूवमेंट होता होगा, इसलिए फ्लो करते हैं, तो उसी फ्लो को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसीलिए हमारा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इतना क्लियर है? स्टैटिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक करंट को आप भूल जाओ, इतना कुछ जरूरत नहीं है वो। इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से सिंपल डायग्राम में बनाया है। यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा है, यहाँ पे एक बैटरी लगा है, बैटरी का डायग्राम मतलब जो क्या बोलते हैं सिंबल ऐसा होता है, फिर स्विच का सिंबल ये है, ये स्विच है, और यहाँ पे एक ए है, ये जो ए लिखा है वो एमीटर है, मैं बताऊंगा एमीटर क्या होता है, ठीक है। स्विच क्या क्या कई बार होता है ना, स्विच इस प्रकार से भी उसका दिया जाता है स्विच का सिंबल, ठीक है। तो स्विच इस प्रकार से, अगर ये क्लोज सर्किट है, यानी कि करंट इस तरीके से पॉजिटिव से जाके नेगेटिव में आ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। आई इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से आएगा। अगर स्विच ऐसे ओपन होगा तो अगर स्विच इसको खोल देंगे तो ये क्लोज पाथ है, इसीलिए बल्ब ऐसे ग्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये स्विच को ऐसे खोल देता हूँ भी, मतलब स्विच ओपन, स्विच का डायग्राम ऐसा होता है। अगर स्विच ओपन है तो बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ये क्लोज सर्किट ओपन हो गया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर वोल्टाइक सेल। ये वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? जो डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल और वोल्टाइक सेल। यानी कि जो घर में आप सेल देख रहे हैं ना, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, उनके अंदर केमिकल एनर्जीज होता है जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो उनको बोलते हैं वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो वोल्टाइक सेल है वो कुछ 1800 समथिंग में अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इन्वेंट किया था वोल्टाइक सेल का, ठीक है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। फिर हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर क्या है। गैल्वानोमीटर को ऐसे सर्कल, उसके अंदर कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी कि कोई भी सर्किट में
करंट है या करंट नहीं है उसको कैसे चेक करते हैं, गैल्वेनोमीटर नाम का एक डिवाइस यूज करते हैं। अगर उसमें करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर में दिखाएगा कि हाँ करंट है, ठीक है। उसके बाद आता है जो यहाँ पे सर्किट में लिखा था ए, तो उसी को बोलते हैं एमीटर। ए जो सर्कल के अंदर एक ए लिखा है तो उसका मतलब है कि वो एमीटर का सिंबल है। एमीटर क्या है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट कितना है उसको मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर हमें दिखा देता है कि करंट है कि नहीं, लेकिन एमीटर हमें दिखाता है कि करंट कितना है, ठीक है। यानी कि 5 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है, मिली एम्पियर का 1.1 मिली एम्पियर करंट है, ये हमें दिखाता है, यानी कि मेजरमेंट देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमीटर। जो हमें दिखाता है करंट है कि नहीं उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। जो हमें बताता है कि कितना करंट है एंड मेजरमेंट देता है करंट का उसको हम बोलते हैं एमीटर। फिर नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को नापता है, यानी कि मेजर्स वोल्टेज, ठीक है। डिवाइस विच मेजर्स वोल्टेज इन वोल्ट मीटर। उसको सर्कल के अंदर वी लिखा हुआ तो उसका सिंबल तो हम समझ जाना कि ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ठीक है। तो अभी वोल्टेज के ऊपर आएंगे। तो वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वोल्टेज से है, मतलब अगर कोई हम घर में बोलते हैं ना कि 5 वोल्ट का करंट है, सॉरी 5 वोल्ट का नहीं 5 एम्पियर का एक्चुअल में होता है, लेकिन हम कई बार यूज़ कर देते हैं 5 वोल्ट का बैटरी है 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए, या फिर इसका रेटिंग 5 वोल्ट है, रेटिंग 5 वोल्ट नहीं होता सॉरी, उसको वॉट बोलते हैं, वो फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन आप बस अभी समझे कि वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वोल्टेज भी वही है, दोनों का एक ही नाम मतलब मीनिंग सेम है। तो वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन द सर्किट। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वो एक पॉइंट पे कितना है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। और उसको हम डिनोट करते हैं V से। अगर ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन। अगर आप साइंस लेते हैं 10th के बाद तो 12th में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें और एक डेफिनेशन आएगा, वो कहता है कि वोल्टेज इज द वर्क डन बाय कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि एक यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब था 1, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेने के वक्त जितना वर्क डन होता है तो उसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट किया जाता है उसको, ठीक है। और वोल्टेज को कैसे नापते हैं, तो वर्क डन अपॉन चार्ज W/Q, V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा निकला। फिर देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने देखा कि एक ही पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको बोला जाता है वोल्टेज। तो 2 पॉइंट्स के बीच में जितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए के पास 5 वोल्ट है, पॉइंट बी के पास 2 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, यानी कि सॉरी 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट यानी कि 3 वोल्ट हुआ। तो ये जो 3 वोल्ट हुआ उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि द अमाउंट ऑफ यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट के बीच में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफरेंस है उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, उसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और मतलब सीनियर बच्चे की तरह लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन while carrying a unit positive charge या फिर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला है वोल्टेज का V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन मतलब अपॉन टाइम टेकन, नहीं सॉरी वर्क डन अपॉन चार्ज Q, ठीक है। इतना क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कि टाइप्स ऑफ सर्किट क्या होता है, स्टैटिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और फिर चार्ज क्या होता है, और करंट का डेफिनेशन और फॉर्मूले सारे पढ़ लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि यहीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के साइंटिस्ट मेरे को पता नहीं, वो एक लॉ दिए थे, ठीक है। वो जो लॉ था वो ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट
ये इसका जो डेफिनेशन है आप रेफरेंस बुक या फिर एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया है, उसको आप याद रख लीजिएगा। लेकिन सिंपल डेफिनेशन उसका मतलब जो एक्चुअल मीनिंग है मैं यहाँ पे बता देता हूँ सिंपली छोटे से डेफिनेशन से। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, आपको इसे लिखना है, अगर कहीं पे पूछा था कि डिफाइन ओम्स लॉ तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the voltage provided external conditions remain constant। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी मार्कर कहीं खत्म हो गया, ठीक है छोड़ते। तो ओम्स लॉ जो है उस और थोड़ा लंबा, उसमें और भी 3-4 वर्ड्स हैं, एनसीईआरटी में देखो या फिर रेफरेंस बुक में देखो तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा करके दिया है। तो सिंपली आपका काम कहाँ से कहाँ तक है, अमाउंट ऑफ करंट से लेकर यहाँ से लेकर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, यहाँ तक बस आपका काम है ओम्स लॉ, यहाँ तक बस ओम्स लॉ का इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको समझ आना चाहिए। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये सब छोड़ते हैं, आते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल हम इसको कैसे लिखें। तो सपोज कोई भी एक सर्किट हो, ठीक है, कोई भी एक सर्किट ऐसे जनरली सर्किट ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा लिए, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बल्ब अभी जल रहा है, ये जो है इस बैटरी का वी लेते हैं तो वोल्टेज यहाँ पे है, ये स्विच है और ये बल्ब जल रहा है और करंट यहाँ से जा रहा है आई, करंट से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो स्विच इस तरफ लेना चाहिए था, ये कोई भी सर्किट मान लेते हैं इसे, और इसमें करंट जो है फ्लो कर रहा है और बॉल जल रहा है, ठीक है। तो ये कहता है ये जो सर्किट है, किसी भी सर्किट का उठाइए, ये जो सर्किट है, ये सर्किट में जो वोल्टेज और करंट है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। बस इतना आपको याद रखना है, यानी जो आई है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी जो करंट सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के साथ, ठीक है। ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कहीं पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिंबल आ जाता है इक्वेशन में, तो उसको हटा के इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नाम का चीज को ऐड करते हैं इक्वेशन में, ठीक है। यानी कि टू रिमूव दिस टू चेंज दिस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल इनटू इक्वल साइन वी विल मल्टीप्लाई अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विथ आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो v है, v इज इक्वल्स टू आई आर, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के इक्वल साइन लगाने के लिए यहाँ पे r नाम का एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई किया i के साथ, और ये जो r नाम का चीज है उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया ओम्स लॉ का, सिंपल फॉर्मूला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो बस इतना है कि v इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज जो होगा वो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इससे और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास v है, i है, तो हम r कैसे निकालेंगे, तो r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई हो जाएगा। या फिर अगर हमारे पास v है और r है तो हम i कैसे निकालेंगे, यानी कि v अपॉन r इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। यानी कि i को इस तरफ लाके डिवाइड करते हैं तो वो r के साथ इक्वल होता है, और r को लाके v के साथ डिवाइड करते हैं तो ये i के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ से और दो फॉर्मूले भी निकल गए, ठीक है, इन दोनों को याद रखिए। ये तो गया रेजिस्टेंस, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि वोल्टेज अपॉन करंट करके, लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या वाला है हमें कैसे पता चलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है, और हाँ ओम्स लॉ के हिसाब से ग्राफ भी होता है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, ये है वोल्टेज एक्स एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, नहीं एक्स एक्सिस पे करंट और वाई एक्सिस पे वोल्टेज रहता है, ठीक है। और ये बीच में जो इसका ग्राफ होगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, आप इसको याद रखिएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है यही हमारा है रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये है ओम्स लॉ का ग्राफ। ओम्स लॉ का ग्राफ से क्या होता है, हमेशा जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व नहीं होता है। ओम्स लॉ ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, इसको आप याद रखिए। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ इज द अमाउंट ऑफ, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज V प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ये सब आप छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि ओम्स लॉ ये कहता है कि V जो है वो I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, अगर हम V को बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, अगर हम V को घटाएंगे तो I घट जाएगा, ठीक है। यानी कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला वाला बढ़ेगा, और एक को कमाओगे तो दूसरा वाला भी कम जाएगा। उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका ऑपोजिट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है। तो फिर हमने फॉर्मूला क्या आया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि R है उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा फॉर्मूला लिखना फाइनली ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू IR, यानी कि voltage in a circuit is equals to the product of electric current and the resistance। फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आई, सिंपल अलजेब्रा यहाँ थोड़ा यूज किया, उस तरह से डिवाइड किया, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, फिर वी बाई आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला यहाँ से निकल गए। अब चलते हैं रेजिस्टेंस क्या है उसको पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे तो हमारा रेजिस्टेंस निकला है ओम्स लॉ से, तो अब रेजिस्टेंस को पढ़ लेते हैं सिंपल वे में, आपको क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है इट इज द टेंडेंसी या फिर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल दैट रेजिस्ट the flow of electric current, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की जगह में सिंपली आई लिख लिया, तो आप समझ जाना। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी या फिर टेंडेंसी कह सकते हैं जो कि रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। रेजिस्ट का मतलब होता है कि अपोज करना, जैसे फ्रिक्शन हो गया, साइकिलिंग करते हैं तो फ्रिक्शन हमें अपोज करता है मूवमेंट को हमारा। उसी प्रकार करंट के मूवमेंट को जो चीज या फिर जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो सिंपली ये लिख लीजिएगा, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी या फिर टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल या फिर एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्ट फैक्टर्स जो है, फिर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, पहला जो फैक्टर है वो है कि लेंथ, सेकेंड जो फैक्टर है हमारा वो है एरिया। लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, तीसरा जो चीज है वो टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हमने तो रेजिस्टेंस निकालना सीख गए कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, लेकिन रेजिस्टेंस का भी एक खुद का एक आइडेंटिटी, खुद का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, तो चलिए अब दिखाता हूं आपको। तो रेजिस्टेंस जो है, तो लेंथ से रेजिस्टेंस यहाँ से क्या होता है, लेंथ से अफेक्ट होता है, एरिया से अफेक्ट होता है कंडक्टर को, टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैथमेटिकली ये होता है, मतलब आपके बुक में ही है, तो मैथमेटिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि सपोज ये एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये कंडक्टर है जिसका लेंथ है L और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि ये वाला पार्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A, ठीक है। लेंथ है L, एरिया है A, और इसके अंदर क्या होता है ना, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कोई भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है।
तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इस मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रेजिस्टेंस कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? तो वो क्या कहता है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का वो उसके लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ को जितना आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, लेंथ को जितना आप छोटा करोगे रेजिस्टेंस उतना घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पर रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हो तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा देते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या दो चीज़ है, लेंथ और एरिया कैसे अफेक्ट करते हैं हमें पता चल गया, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आपस में मैं मिला देता हूँ तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद ऐसा फॉर्मूला कुछ बनता है, ठीक है। तो फिर जैसे वहां पे हमने V इक्वल्स टू IR में V I के साथ प्रोपोर्शनल था, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, यानी रेजिस्टेंस वहां पे क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, टू कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल वी नीड टू मल्टीप्लाई अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑन द साइड ऑफ L बाई A, ठीक है। इस तरफ हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट वुड बी दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? दैट वुड बी आवर रो, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के इक्वल साइन लाने के लिए हमने L बाई A के साथ एक चीज मल्टीप्लाई किया, दैट इज आवर रो, ठीक है। तो हमारे यहाँ से रेजिस्टेंस का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, रो L अपॉन A। ये जो रो है, ये रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पर इसका जो इस चैप्टर रो का नाम है, ये जो रो है उसका नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन एनी कंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपका वैल्यू दिया रहेगा, लेंथ का वैल्यू दिया रहेगा, एरिया का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो उस कंडक्टर का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ, किसी भी कंडक्टर के लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये जो लेंथ है अगर इसको 2L कर दें तो रेजिस्टेंस भी 2L हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर ये एरिया है उसको हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा नजर दीजिएगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, दैट इज आवर रो। इसको पढ़ते हैं रो, ये पी नहीं है, पी जो कैपिटल स्मॉल पी जो हम यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो पी वर्ड नहीं है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, रो इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रो। ये एक जैसा अल्फा बीटा गामा होता है, इसी तरह ये भी एक वर्ड है रो, ठीक है। पर ये इसको पढ़ते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन इसको रो करते हैं इस सिंबल को, लेकिन इसका मतलब है फिजिक्स में रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस चैप्टर में इसका मतलब है रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी क्या वाला है, अब देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है। इससे पहले रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट जो है दैट इज ओहम। ये जो रेजिस्टेंस नाम का चीज है वो ओहम्स लॉ से ही आया था, तो ओहम साइंटिस्ट के सिंस ओहम गिव द ओहम्स लॉ, दैट्स व्हाई जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो भी इनके नाम पर आ गया, ओहम, ठीक है। और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, जैसे लाइन, उसके बाद सर्कल, फिर लाइन, सर्कल नहीं सेमी सर्कल, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है। ये ओहम का सिंबल है, ठीक है, गया। फिर देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, और पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी इसको डिनोट कैसे करते हैं, रो से, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या बोला है, तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग
नथिंग कैसे, जो टीचर मैं एक सुना है, मतलब कई सारे वीडियोस में मैं देखता हूँ कि बोल देते हैं कि सपोज कोई भी टॉपिक हो, उसका नाम हो, सपोज करंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट, पहले ही बोल देते हैं कि नथिंग, अरे इसका मतलब तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे लंबा चौड़ा डिफिनेशन कहाँ से आता है, ठीक है। तो मैं वो गलती नहीं करूँगा यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी समथिंग समथिंग बोल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी का एक्चुअल जो नाम है वो है स्पेसिफिक। इसका लंबा चौड़ा डेफिनेशन आपके रेफरेंस बुक में हो या फिर एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टिविटी सिंपली इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का और तो कुछ मीनिंग होगा? हाँ होगा, हाँ है। तो क्या है? यानी कि कोई भी कंडक्टर का एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पर्टिकुलर लेंथ में जो रेजिस्टेंस मतलब हमको मिलता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यानी कि ये एक ऐसा कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर के यहाँ पे एक एरिया हम मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मानते हैं, ये इसका लेंथ कुछ पर्टिकुलर होगा, इसको बोलते हैं डेल्टा एल, यानी कि सब वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल लेंथ, डेल्टा नहीं डी एल मानते हैं, सॉरी डी एल बोलते हैं इसको, डी का मतलब डी एल का मतलब है वेरी स्मॉल लेंथ, और इसका एरिया भी कुछ होगा, सपोज मान लेते हैं डी ए, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका एरिया है डी ए और लेंथ है डी एल। तो ये जो एक पर्टिकुलर हम छोटा से पॉइंट लिए जहाँ जिसका लेंथ है डी एल और जिसका एरिया है डी ए, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमको मिलता है उसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रो। पूरा कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर लेंथ का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब एक ही पर्टिकुलर जगह पे रेजिस्टेंस हमें कितना जितना मिलता है उसको बोलेंगे रो, यानी कि रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये है रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन। अब आते हैं मैथमेटिकल रेजिस्टेंस को कैसे लिखें, यानी फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि R जो है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एल का मतलब लेंथ, ए का मतलब एरिया, ठीक है। तो हमें चाहिए रो का फॉर्मूला, तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा, एरिया इस तरह डिवाइड है, उस तरह जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि R इंटू ए। यहाँ पे एल ऊपर रो के साथ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एल। यानी कि हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकला, रो इज इक्वल टू आर ए, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इनटू एरिया ऑफ दैट कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। तो ये गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब आते हैं इसके यूनिट के ऊपर। यूनिट क्या होगा, हमने रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होगा वो होगा ओहम मीटर। ओहम मीटर क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर लेंथ और डिस्टेंस एरिया के बारे में बात करें। तुम बोलोगे तो ये फिर हो जाता है ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस का तो ओहम है। तो हम क्या करते हैं ना, हम यूनिट कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ओहम, इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकला हमारा, ओहम इंटू मीटर। तो इसीलिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, ओहम मीटर, OHMMETR, ओहम मीटर है, ठीक है। इसको लिखते हैं ऐसे, सिंबल इसका ये है, एक्चुअल में लंबे चौड़े लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देख लिया कि हम रेजिस्टेंस का कैसे यूनिट आता है, सॉरी रेजिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकला हमने डिराइव कर लिया उसको, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ए है एरिया ऑफ द कंडक्टर, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं पार्ट 1 को ओवर, सॉरी यहाँ पे लास्ट टॉपिक और बच गया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, यानी कि वो क्या क्या फैक्टर्स है वो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को लेंथ और एरिया और टेम्परेचर अफेक्ट करते थे, तो फैक्टर उसी प्रकार रेजिस्टिविटी को क्या क्या अफेक्ट करेगा। रेजिस्टिविटी को पहला जो चीज़ है वो अफेक्ट करेगा, दैट इज टेम्परेचर। दूसरा जो चीज़ है दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। और हाँ, रेजिस्टिविटी को ना लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है,
यानी कि रेजिस्टिविटी बोलता है तुम लेंथ बढ़ा लो, लेंथ घटा, छोटा कर लो, एरिया को छोटा कर लो या फिर एरिया को बड़ा कर लो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को सिर्फ दो ही चीज़ों से फर्क पड़ता है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो कंडक्टर का मटेरियल है वो कौन से मतलब किस चीज़ से बना होता है। यानी सपोज कॉपर है, एल्यूमिनियम है या फिर गोल्ड है, सिल्वर है, उसका मटेरियल नेचर क्या है, उस मटेरियल का, कंडक्टर के मटेरियल का नेचर क्या है, और टेम्परेचर से। मेरे को इन दो चीज़ों से ही फर्क पड़ता है, और मेरे को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के साथ, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब तक क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता। तो पहले हमने देखा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, जो प्रोटॉन का चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ ही इक्वल है, लेकिन प्रोटॉन के चार्ज में प्लस साइन आता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में माइनस साइन आता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन का चार्ज होगा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ठीक है। इतना पढ़ लिया। फिर हमने देखा कि करंट क्या होता है। करंट के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टैटिक करंट इज द करंट दैट डील्स विथ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उसी के लिए रेस्ट ऑफ जो चार्ज रेस्ट पे होते हैं उन्हीं के लिए जो करंट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक करंट। फिर दूसरा पड़ा इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रिक करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म्स व्हेन चार्जेस आर एट मोशन, ठीक है। जब भी चार्जेस मोशन मूवमेंट कर रहे हैं उसी से हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है। इसका डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला आया I = Q/T। तो Q का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Ne, तो हम I को लिख सकते हैं Ne/T, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फिर हमने देखा कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने डायग्राम भी बनाया था। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के भी दो टाइप्स होता है, पहला है ओपन सर्किट, दूसरा है क्लोज सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट होता है। क्लोज सर्किट में सर्किट कंप्लीट होता है, स्विच ऑन होता है और कोई भी गैप नहीं होता है, तो करंट फ्लो करता है, और जो हमारा एप्लियंस बल्ब हो गया या फिर फैन हो गया वो वर्क करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि गैल्वानोमीटर क्या है, एमीटर क्या है, और फिर वोल्टमीटर क्या है। जो चीज़ हमें बताता है कि करंट है कि नहीं सर्किट में उसको हम बोलते हैं गैल्वानोमीटर। जो चीज़ हमें बताता है कि कितना अमाउंट का करंट प्रेजेंट है, यानी कि करंट को मेजर करता है करंट का अमाउंट, वो है एमीटर। और वोल्टमीटर जो चीज़ है वो वोल्टमीटर हमें बताता है कि वोल्टेज कितना है सर्किट में, ठीक है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग while carrying the charge from one point to another। पर ये तो हो गया 12th क्लास का डेफिनेशन, पर 10th क्लास के हिसाब से ये बुक में दिया है, रेफरेंस बुक से मैंने उठाया था। तो ये था, इसका मतलब है वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। एक पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर तो उसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट और करंट का यूनिट है एम्पियर, ठीक है। तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, W/Q, V = W, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और फिर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, और नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और फिर हम आता है वोल्टेज पे, वोल्टेज हमने पढ़ लिया। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इट इज़ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, उन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट दैट V = IR, सिंपली हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था L के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के साथ, और फिर टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ρL/A, ये रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू
V अपॉन इलेक्ट्रिक करंट यानी V अपॉन I, ठीक है। फिर हमने देखा कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी है एक स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर प्लेस का कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना हमें देता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, दैट इज डिनोटेड बाय रो, ठीक है। तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ठीक है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। फिर हमने देखा कि रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, ओनली ओहम, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था केमिकल और वोल्टाइक सेल क्या है। वोल्टाइक सेल और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डिवाइस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है उसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल। किसने इन्वेंट किया था? अलेसैंड्रो वोल्टा, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो फिर हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ लिया। फिर हम पढ़ेंगे फिर हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस को कौन कौन चीज़ अफेक्ट करते हैं? एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी को कौन कौन अफेक्ट करता है। इसको रेजिस्टिविटी को एरिया ऑफ द कंडक्टर या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ दो ही चीज़ों से फर्क पड़ता है, दैट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल माने कोई भी कंडक्टर का जो मटेरियल है वो उसका नेचर किस तरीके का है, इसी से रेजिस्टिविटी को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में इतना तक कवर किया। फिर हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर पावर रेटिंग, फिर ईटाइक है उसको हम पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये सब पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।